Assalamu alaikum class. How are you all? This is Samrina, and today we are here with another topic, that is Say's law of market. So let's start our topic. Say's law of market, as by the name Say's law. So this theory was presented by an economist whose name was Say. He was a classical economist. फाइन. तो अगर हम इस थ्योरी की इम्पोर्टेंस की बात करें तो 1930s के ग्रेट डिप्रेशन से पहले इस थ्योरी को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जाती थी. तो जैसे कि आपको पता है कि 1930s 1929 से लेके 1930 तक एक ग्रेट डिप्रेशन की सूरत हाल रही, जिसमें सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा थी और डिमांड उसकी बिल्कुल भी नहीं थी इकोनॉमी में. तो लेटर ऑन वी विल डिस्कस इन डिटेल व्हाट वाज द ग्रेट डिप्रेशन एंड हाउ इट अकर एंड व्हाट वाज द कॉजेस ऑल दैट. लेकिन मीन्स उससे पहले इस थ्योरी को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती थी. ऐसा क्या रीज़न था कि इस थ्योरी को बाद में क्रिटिसाइज़ किया गया? तो इस सब चीज़ों को हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. ओके, हियर इट हैज़ बीन रिटन, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड. क्या मतलब है इस बात का? मीन्स सप्लाई जितनी भी हो इकोनॉमी में उतनी उसकी डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाती है. अब ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का मानना था कि हम जितनी भी सप्लाई जो है अवेलेबल कर देते हैं इकोनॉमी में, उसकी डिमांड भी ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाती है. तो वी शुडेंट वरी अबाउट दैट कि हम अपनी सप्लाई को बढ़ा रहे हैं तो इसकी डिमांड होगी या नहीं, उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है. सो दिस वाज द आर्ग्यूमेंट बाय द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट. ऑन द अदर हैंड हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी सप्लाई हो, डिमांड उसकी हो क्रिएट हो जाती है एंड देयर विल बी नो चांस ऑफ ओवर प्रोडक्शन. फाइन. सो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल, ऑलवेज सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड, और वी कैन से एग्रीगेट डिमांड इज़ ऑलवेज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, कि जितनी ओवरऑल सप्लाई है इकोनॉमी में उतनी ही ओवरऑल डिमांड भी होती है इकोनॉमी में एंड देयर इज़ नो चांस ऑफ ओवर प्रोडक्शन एट ऑल. इसके अलावा क्लासिकल ये भी कहते हैं कि देयर इज़ ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी. मीन्स के फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो एक नॉर्मल फीचर है. अकॉर्डिंग टू देम जो लोग काम करना चाहते हैं उन्हें काम मिल जाता है ईजीली. मीन्स कि ऐसा कभी होता ही नहीं है इकोनॉमी में कि अनएम्प्लॉयमेंट लेवल हो. देयर इज़ ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी. ओके, ऑन द अदर हैंड ये भी क्लासिकल्स की थ्योरी में प्रेजेंट किया गया था दैट अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो भी जाती है इकोनॉमी के एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो डाउन हो जाए, लाइक कहीं ऐसी सिचुएशन अकर हो जाए कि एम्प्लॉयमेंट लेवल कम है इकोनॉमी में, लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तो फिर भी वो कहते थे कि ऑटोमेटिकली ऐसी फोर्सेस जनरेट हो जाती हैं, ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी होती है इकोनॉमी में कि दोबारा से फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की तरफ इकोनॉमी चली जाती है. ठीक है. Okay, here are some assumptions of this law. There is always perfect competition in the economy. फाइन. जैसे कि आप मोनोपोली की और परफेक्ट कंपटीशन को इन डिटेल पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ परफेक्ट कंपटीशन. तो वो यही कहते थे कि देयर इज़ ऑलवेज परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट, देयर इज़ नो चांस ऑफ एनी मोनोपोली. फ्लेक्सिबल प्राइसेस मीन्स वेजेस आर फ्लेक्सिबल. अगर डिमांड कम होती है तो प्राइसेस भी कम हो जाती हैं, और अगर डिमांड बढ़ती है तो प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं. और अगर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ रही होती है तो वेज रेट कम हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो दोबारा से जनरेट हो जाता है. अब यहाँ पे बात ये है कि हाउ अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी रिमूव. तो उसका एक मेन पर्पस उन्होंने ये भी बताया था कि जैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा हो रहा होता है तो फर्म्स क्या करते हैं, वो वेज रेट में कमी ले आते हैं, वो कम करके ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स को हायर कर सकते हैं. तो इस तरह से इकोनॉमी में चांस नहीं होता कि अनएम्प्लॉयमेंट हो. फाइन. मनी
एज अ फाइल, मीन्स कि मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीन्स ऑन द अदर हैंड मनी सप्लाई इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से इकोनॉमी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। हमेशा प्रोडक्शन के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने पे इकोनॉमी में इफ़ेक्ट होता है। कभी भी वो कहते हैं कि मनी सप्लाई का कोई रोल है ही नहीं। वट एवर द मनी सप्लाई इज़ देयर, मनी इज़ जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फाइन। नो होल्डिंग्स और वी कैन से नो होल्डिंग्स, लाइक जो सेव किया जाता है वही इन्वेस्ट भी किया जाता है। पैसे को हम होल्ड नहीं करते, जितना हम सेव करते हैं वही का वही हम इन्वेस्ट भी कर देते हैं। ऑन द अदर हैंड वी कैन से सेविंग इज़ ऑलवेज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। स्टेट इज़ न्यूट्रल, मीन्स नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट कोई अपना रोल नहीं प्ले करी, या फिर अगर वो रोल प्ले कर भी रही है तो वो कोई इंटरवेंशन नहीं कर रही इन द बिजनेस मार्केट, तो उनकी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लेबर एंड कैपिटल, कि वो लेबर को हायर कर सकते हैं, वो कैपिटल को भी यूज़ कर सकते हैं। लार्ज एक्सटेंशन ऑफ मार्केट, मार्केट इज़ नॉट लिमिटेड। लॉन्ग पीरियड, इस लॉ को हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए लेते हैं। प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, ठीक है। तो ये सारी एजम्पशंस थी इस लॉ की। ओके, हेयर इट हैज़ बीन रिटन दैट, ये जो फ्लो चार्ट है, फर्म्स गिविंग द वेजेस और इनकम टू द हाउस होल्ड, ठीक है। तो ये एक तरह का सर्कल है कि किस तरह से जो है सप्लाई अपनी डिमांड क्रिएट करती है। तो इस फ्लो चार्ट से आपको इजीली जो है वो क्लियर हो जाएगा। लाइक वो कह रहे हैं कि फर्म जो है उसने वर्कर्स को हायर किया, तो उसने क्या दिया है, वेज रेट, वेजेस और इनकम, ठीक है। तो वेजेस और इनकम उसने दिए हैं हाउस होल्ड को, लाइक वर्कर्स को। तो वर्कर्स ने क्या किया है, कंज्यूम किया है। अब उसी वेज रेट को, उसी वेजेस को, उसी इनकम को वो कंज्यूम कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, जब वो कंज्यूम कर रहे होते हैं या कंजम्पशन कर रहे होते हैं किसी चीज़ की, तो वो डिमांड कर रहे होते हैं, ठीक है। मीन्स कि अगर कोई पर्सन है वो कंजम्पशन कर रहा है, तो ऑन द अदर सेंस वी कैन से दैट ही इज़ डिमांडिंग फॉर समथिंग, वो किस चीज़ की डिमांड कर रहा है। तो वो डिमांड कहाँ से कर रहा है, फर्म से कर रहा है। तो मीन्स के फर्म ने क्या किया, सप्लाई क्रिएट कर दी। तो जो वर्कर्स को जो वो वेजेस देते हैं, उसी वेजेस से वो दोबारा से डिमांड जनरेट करते हैं। तो इस तरह से ओवरऑल सप्लाई इज़ इक्वल टू डिमांड अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल्स। फाइन। Okay, here implications of the law. Full employment level in the economy, as earlier I have said to you कि there is always full employment level in the economy. अब यहाँ पे कैसे full employment होती है कि वही मीन्स बाद में आपको एक एग्जांपल में एक्सप्लेन करती हूँ। लाइक एक कंपनी है, उसने 10 लोगों को हायर किया हुआ है जॉब पे, और वेज रेट वो दे रही है 10,000 पर पर्सन। तो उसका जो कंजम्पशन लेवल है वो क्या है, 1 लाख, कि वो सैलरीज जो है वो 1 लाख पे कर रही है और 10 लोगों को वो पे कर रही है। अब यहाँ पे क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है वहाँ पे। तो अब फर्म्स क्या कर सकती है, अपना वेज रेट कम करेगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल्स के फर्म अगर अपना वेज रेट कम कर देती है, जहाँ पे वो एक पर्सन को 10,000 रुपये पे दे रही थी, अगर वो एक पर्सन को 5,000 रुपये पे दे दे, तो क्या हो जाएगा, इससे ये होगा कि वो जहाँ 10 लोगों को जॉब्स अवेलेबल कर रही थी, अब वो 20 लोगों को जॉब दे सकती है। कंजम्पशन लेवल उसका ओवरऑल सैलरीज का वही है 1 लाख, ठीक है। मीन्स कि उसने पर्सन रेशियो ऑफ पर्सन जो है वो डबल कर दी है। जहाँ 10 लोग पहले काम कर रहे थे, अब वो 20 लोग काम कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है वो दोबारा से फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इकोनॉमी में आ जाता है। तो इस तरह से एडजस्टमेंट हो जाती है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज है इकोनॉमी में उनको फुली यूटिलाइज किया जा रहा है, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इकोनॉमी में परफेक्ट कंपटीशन होता है। साइज ऑफ द मार्केट इज़ नॉट लिमिटेड, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन द कैपिटल मार्केट, इक्वालिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इज़ मेंटेन, मीन्स कि जितना भी लोग सेव करते हैं उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, तो इसमें ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट होती है इस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ।
रोल ऑफ मनी इज़ न्यूट्रल, वही अजम्पशंस जो हैं उन्हीं को एज आ इम्प्लीकेशंस भी यहाँ पे दिया गया है। दिस लॉ इज़ बेस्ड ऑन द प्रोपोजिशंस ऑफ द बार्टर सिस्टम वेयर गुड्स आर एक्सचेंज फॉर द गुड्स, बट इज़ ऑल्सो अज्यूम द रोल ऑफ मनी इज़ न्यूट्रल, मनी डज नॉट इफेक्ट द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, यानी कि मनी की सप्लाई बढ़ती है या कम होती है वो प्रोडक्शन प्रोसेस को इफेक्ट नहीं करती, लेकिन वो क्या करती है, वो जस्ट वर्क करती है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज कि हमने पैसा देना है और चीज़ें ख़रीदनी है, दैट्स ऑल। This is fair policy. This law assumes a closed capitalist economy where follows the policies of laissez-faire. The policy of laissez-faire is essential for the automatic and process of full employment, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट का इसमें जो है वो इंटरवेंशन नहीं होती। Saving as a social virtue, whatever is saved automatically invested for the production। ठीक है, ओके। अब आते हैं इस लॉ के कुछ क्रिटिसिज्म कि इस लॉ को किस तरह से क्रिटिसाइज़ किया गया। और मैंने आपको पहले जैसे स्टार्ट में बताया था कि 1930s के ग्रेट डिप्रेशन के बाद इस लॉ को क्रिटिसाइज़ किया गया बाय द अदर इकोनॉमिस्ट, एंड व्हाट वाज द मेन रीज़न, सप्लाई डज नॉट क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। कि इकोनॉमिस्ट ये कहते थे कि सप्लाई कभी भी अपनी डिमांड खुद जनरेट नहीं कर सकती। क्या रीज़न है उसके? Sales law assume that production creates for goods, therefore supply is on demand. But this proportion is not applicable in the modern economies, where demand does not increase as much as production. It is not possible to the consume only two goods. Means वो ये कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस की हद तक तो ठीक है, उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, जो वर्कर्स काम कर रहे थे, लेकिन आप अगर मैं ये बात करूं कि वो लोगों को वेज रेट कम करके जब उनको एम्प्लॉयमेंट लेवल दी जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय किया जा रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कम वेज रेट पे अपनी डिमांड को बढ़ा दें? आपने जिस तरह से प्रोडक्शन की है तो वो कम वेजेस ले रहे हैं, ठीक है, वेज रेट आप उनका कम करके एम्प्लॉयज़ को हायर किया हुआ है, वो कम वेज रेट पे उनकी डिमांड कैसे बढ़ सकती है जब उनका कंजम्पशन लेवल ही नहीं इंक्रीज़ हो रहा। ठीक है, सेल्फ एडजस्टमेंट प्रोसेस इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा कभी होता ही नहीं है कि दोबारा खुद से ही फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जनरेट हो जाए। ठीक है, मनी इज़ नॉट न्यूट्रल। मॉनिटरिस्ट हमेशा ये कहते हैं कि मनी सप्लाई बढ़ने से क्या होता है, इन्फ्लेशन होती है, प्राइसेस बढ़ते हैं, इंटरेस्ट रेट का बहुत ज़्यादा रोल होता है। हम इंटरेस्ट रेट कम करते हैं, मनी सप्लाई बढ़ाते हैं, तो इकोनॉमी में एक मनी सप्लाई का वाकई ही रोल होता है। लोगों के पास जब पैसा ज़्यादा आता है तो वो क्या करते हैं, वो डिमांड को बढ़ाते हैं। लेकिन इस लॉ के तहत जो है वो मनी सप्लाई को मनी को एज आ न्यूट्रल लिया गया, जबकि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ओवर प्रोडक्शन इज़ पॉसिबल। जाहिर सी बात है, जब आप प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, आप जितनी भी सप्लाई बढ़ाना चाहते हैं आप बढ़ा सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता। आप जितनी सप्लाई बढ़ाते जाएंगे देयर विल बी चांसेस ऑफ ओवर प्रोडक्शन। अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, अंडर एम्प्लॉयमेंट, तो फॉर एग्जांपल मिलियन ऑफ वर्कर्स आर प्रिपेयर टू वर्क एट द करंट वेज रेट एंड इवन बिलो, बट इट डिड नॉट फाइंड द वर्क। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो काम करना चाह रहे होंगे लेकिन उनको वर्क नहीं मिल रहा होता, वो उस चीज़ के कैपेबल भी होते हैं लेकिन उनको कोई अवेलेबिलिटी ही नहीं मिलती, तो यहाँ पे अंडर अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन भी हो सकती है। स्टेट इंटरवेंशन, तो वहाँ पे ये अज्यूम किया गया था कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है। ठीक है, ओके। इक्वालिटी थ्रू इनकम, केन्स डज नॉट एग्री विद द क्लासिकल व्यू। केन्सियंस ने इसको क्रिटिसाइज़ किया है दैट इक्वालिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ब्रॉट अबाउट थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ इंटरेस्ट रेट। ठीक है, इंटरेस्ट रेट का यहाँ पे रोल होता है। वेज कट, नो सोल्यूशन, ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप वर्कर्स की वेजेस को कम कर दें तो उस तरह से आप एम्प्लॉयमेंट लेवल जनरेट कर सकते हैं, दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन। डिमांड क्रिएट्स इट्स ऑन सप्लाई, तो मेन पर्पस जो इस थ्योरी का था, इस लॉ का था, डिमांड क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, इट्स नॉट पॉसिबल। केन्स हैज़ क्रिटिसाइज दिस प्रोपोर्शंस एंड प्रोपाउंडेड द ऑपोजिट व्यू दैट डिमांड क्रिएट्स इट्स ऑन सप्लाई। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड हो ही नहीं सकता, डिमांड क्रिएट्स इट्स ऑन सप्लाई। ठीक है, हम जब डिमांड करते हैं तब सप्लाई अवेलेबल होती है, जबकि ऐसा कभी भी नहीं होता कि सप्लाई पहले हो जाए तो हम उसकी डिमांड करें। फाइन, सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेल्स लॉ। अल्लाह हाफिज़।